हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यूनियन बजट ऑफ 2026 एंड 27। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही पार्लियामेंट में बजट पास होगा तो वैसे ही अगले दिन मैं आपके लिए लेक्चर शूट करूंगा जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा यूनियन बजट के एक एक डिसीजन। इवन किस मिनिस्ट्री को, किस डिपार्टमेंट को कितना अलोकेशन हुआ है, किस स्कीम को कितना अलोकेट किया गया है, वो अपन डिटेल में जानेंगे। मैं समरी में विश्वास नहीं रखता, मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में विश्वास रखता हूं, क्योंकि क्या है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हमें डिटेल में जानने की जरूरत है। क्लियर? लेक्चर बड़ा होगा बट रिलीवेंट होगा, दैट्स माय गारंटी। चलते हैं। देखो, यूनियन बजट ऑफ 2026, जैसे आप जानते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम है, इन्होंने अभी यूनियन बजट पास किया 1 फेब को पार्लियामेंट में। और इसमें कई सारे डिसीजन लिए गए, इवन वो अपन जानेंगे डिटेल में। और इस बार जो यूनियन बजट पास हुआ है, जो कि 9th टाइम, क्या इन मैम ने 9th टाइम कंसिक्यूटिवली पास किया, क्या 9th टाइम यूनियन बजट कंसिक्यूटिवली पास किया है, कंटिन्यूअसली 9 टाइम। क्लियर? ये भी याद रखना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। 9th टाइम कंसिक्यूटिवली निर्मला सीतारमण मैम, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने पास किया है, प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट के अंदर यूनियन बजट। और जिसका मेन एम है क्या कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर, जितने भी सेक्टर है इसमें हमारी प्रोडक्टिविटी एनहांस करना, प्रोडक्ट की, इवन एंसरिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि इस बार यूनियन बजट का मेन एम था कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अक्रॉस सेक्टर एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। समझ गए मेरी बात को? देन आफ्टर सी सेड इंडिया मस्ट रिमेन डीपली इंटीग्रेटेड विद ग्लोबल मार्केट। जैसे आप जानते हो कि अभी ग्लोबल मार्केट की कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है। क्यों बिगड़ी हुई है? एक तो कारण कि जो इनस्टेबिलिटी चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो डिसीजन, जो टैरिफ के कारण कई सारी इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रही है। और इस प्रॉब्लम को फेस करने के कारण हमें इसका रिजोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, और इसमें कई सारे यूनियन बजट में इसके रिजोल्यूशन निकाले हैं जो कि हमें जानना चाहिए। देखो, ग्लोबल मार्केट को हमें इंडिया को कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है? ग्लोबल मार्केट से हम कनेक्ट करेंगे तो ही हमारा एक्सपोर्ट एनहांस होगा, हमें कॉम्पिटेटिव बनाना है अपना प्रोडक्ट, तभी हम ग्लोबल मार्केट में कंपीट कर सकते हैं। तो इंडिया को ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करना, इवन एक्सपोर्ट मोर, ज्यादा एक्सपोर्ट, इवन अट्रैक्टिंग स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या? एफडीआई अगर आएगा, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई कब आएगा? जब हमारे देश की परचेसिंग पावर कैपेसिटी एनहांस हो जाएगी, इवन प्रोडक्ट लेवल के हो जाएंगे, इवन एवरी सिंगल पर्सन आर कैपेबल टू गेट और बाय दी प्रोडक्ट प्रॉपरली और एट अ रीजनेबल रेट। उनके लिए सब कुछ सस्ता हो जाए, इवन लोगों पे इतना पैसा आ जाए, तो क्या है, उसके लिए यूनियन बजट का ये भी मेन एम है। देन आफ्टर क्वेश्चन बनता है कि जो बजट है, बजट में सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना डिसाइड किया है। तो देखा जाए तो टारगेट किया है 12.2 लाख करोड़। कितना? 12.2 लाख करोड़। मतलब ये क्या है? सेंट्रल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट इज नॉट इंक्लूडेड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन बनता है कि ये विकसित भारत का कंसेप्ट क्या है। देखो, जैसे आप जानते हो कि 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाना है। व्हाट आई मींस, डेवलप्ड कंट्री बनाना है। डेवलप्ड कंट्री बनाना है इंडिया को 2047 तक। और डेवलप कंट्री का इसी वीकेंड से गोल को लेते हुए इस बजट को भी पास किया है कि इंडिया विकसित भारत 2047 तक अपने टारगेट को अचीव कर ले। और इसके अंदर 3 ड्यूटियों को डिसाइड किया है। क्या? 3 कर्तव्य भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में ड्यूटी भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहली ड्यूटी है, जो कि पहला कर्तव्य है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक को एनहांस करना है। वो कैसे एनहांस होगी? जब प्रोडक्टिविटी एनहांस होगी, इवन हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव होगा, और बिल्डिंग रीसाइलेंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स, जो भी ग्लोबल चेंज होते जा रहा है ड्यू टू इंपोजिंग द टैरिफ बाय यूएसए और मिडिल ईस्ट इनस्टेबिलिटी, तो हमारी कम से कम कंट्री इतनी हो कि वो स्टेबल रह सके, और वो ज्यादा किसी दूसरी कंट्री पर वॉलेटिलिटी होती है वर्ल्ड में, तो उससे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो पहला कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सीलेट करना बाय इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी,
इवन इसी के साथ प्रोडक्टिविटी के साथ कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट बनाना और हमारी इकोनॉमी को इतना स्टेबल बनाना कि ग्लोबल में कुछ भी डायनामिक हो हमारी पर इकोनॉमी पर ज्यादा इफेक्ट ना हो। क्लियर। दूसरा कर्तव्य है कि फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ इंडियन पीपल। देखो सबसे पहले क्या होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर सिंगल सिटीजन को खुश रखना, और हर पर्सन की एक एस्पिरेशन होती है, एक डिमांड होती है, उसके सपने होते हैं। तो हर पर्सन के एस्पिरेशन को फुलफिल करना, इवन बिल्ड देयर कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी को भी एनहांस करना, जिससे वो अपने एस्पिरेशनल जो भी ड्रीम है उसको अचीव कर ले। देन आफ्टर थर्ड कर्तव्य है दैट हर पर्सन, कम्युनिटी और रीजन और सेक्टर वो एक्सेस कर सके रिसोर्स, इंडिया के रिसोर्स, एम्यूनिटी, जो भी एम्यूनिटी है, अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। जब तक पीपल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमारी कंट्री रिपब्लिक है। तो रिपब्लिक कंट्री क्यों है, बिकॉज वी इलेक्टेड फॉर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। जो पब्लिक हम वोट करते हैं, कास्ट करते हैं, वोट देते हैं फॉर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। जो रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, तो हमारा पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है क्योंकि रिपब्लिक कंट्री है। दैट्स वाई हम पर्सन भी रिसोर्स को एक्सेस कर सके, एम्यूनिटी अपॉर्चुनिटी को भी एक्सेस कर सके, पीपल पार्टिसिपेशन हो सके। समझे। ये तीन कर्तव्य आपको याद रखने हैं। देन आफ्टर आपको ये पहला बजट है जो विकसित भारत पर डिस्कस करेगा। इवन निर्मला सीतारमन ने 9th कंसेक्यूटिव बजट पास किया है, प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर। इसका मेन एम है कि इंडिया की ग्रोथ करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना। कैसे? बाय एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी, मेकिंग द प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव अक्रॉस ग्लोबल लेवल। क्लियर। और हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे। अगर वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर कुछ भी वॉलेटिलिटी होती रहे, चेंजेस होते रहे, क्लियर, फ्लेक्सिबिलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो हमें दिक्कत नहीं होगी। देन आफ्टर टैक्स डिवोल्यूशन, देखो जैसे आप जानते हो कि 16th फाइनेंस कमीशन, 16th फाइनेंस कमीशन, जैसे आप जानते हो कि फाइनेंस कमीशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 280, किसमें? 280 में दिया है। और इसका मेन मोटिव होता है टैक्स डिवोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, या टैक्स को डिवोल्यूशन करना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और 16th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड मैंने आपको कई बार बताया है कि 16th फाइनेंस कमीशन का पीरियड 1 अप्रैल 2026 से लेकर वी कैन से 31 मार्च 2031 तक रहेगा। क्लियर। और इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से, जो कि 2021 से 41% टैक्स डिवोल्यूशन करा जा रहा है स्टेट को। क्लियर। तो इन्होंने बोला कि इसी को ही कंटिन्यू रखें, तो 41% शेयर टैक्स डिवोल्यूशन वही कंटिन्यू रखें और इस स्टेट को देते रहे। क्लियर। और देन आफ्टर 1.4 लाख करोड़ टू द स्टेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। इस फाइनेंशियल ईयर में 1.4 लाख करोड़ रुपीस दिया जाएगा। किसके लिए? रूरल, अर्बन लोकल बॉडी और डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट के लिए। कितना? डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन लोकल बॉडी और रूरल के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपीस दिया जाएगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर था? समझ में आ गया? देन आफ्टर कस्टम प्रोसीजर, देखो ये जानना बहुत जरूरी है। देखो जैसे आप जानते हो कि कस्टम ड्यूटी के बारे में तो आप जानते हो। इवन अभी एक मूवी आई, वेब सीरीज आई थी तस्करी, तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो देख लेना, थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो जाएगी कि तस्करी कैसे की जाती है। इवन जो कह सकते हैं कि लॉन्ड्रिंग मॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इवन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। क्लियर। तो ये चीजें कैसे करी जाती है, इवन कस्टम जो ऑफिसर होते हैं इसको कैसे पकड़ते हैं, इसके अंदर सब क्लियर किया है। क्लियर। तो क्या है कि कस्टम को भी हमें कंट्रोल करना। इवन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे होगा, जब कस्टम टैक्स कम लगेगा, इवन कई सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकेंगी। जो भी इनपुट कॉस्ट लगती है, जैसे क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले हमें कई सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं, तभी फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और हमें इनपुट पर ही हैवी टैक्स देंगे, कस्टम ड्यूटी, तो कैसे फाइनल प्रोडक्ट और महंगा हो जाएगा और वो कॉम्पिटेटिव नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट सोच रही है कि किसी भी प्रोडक्ट को कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए हमें इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करनी पड़ेगी, जो भी कस्टम लग रहा है उसके ऊपर। तो यही है, इससे क्या होगा, कॉम्पिटेटिव होगा हमारा प्रोडक्ट। तो क्या है कि यूनियन बजट ने क्या किया कि कई सारे प्रोडक्ट पर जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी, वो कम कर दी, और कई सारे प्रोडक्ट पर बढ़ाई भी है, वी कैन से इंक्रीज भी की है, और कई सारे प्रोडक्ट पर रिड्यूस भी किया। अगर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन, इसी के साथ सिंप्लीफिकेशन कस्टम प्रोसीजर, जो भी कस्टम प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, जिससे जो लेमैन है वो भी इजीली समझ सके कि कस्टम प्रोसीजर क्या है। इवन इसी के साथ हम ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम भी क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम, जिससे क्या हो सके
कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, इवन बिजनेस करना आसान हो सके, तो ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम भी हम डेवलप करेंगे, जिससे क्या है कि लोगों, जो भी बाहर की कंपनियां हैं, एफडीआई हैं, उन लोगों विश्वास हो सके कि ये ट्रस्टेड कंपनी, वी कैन से कंट्री है, रिलायबल कंट्री है, तो जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, हमारी कंट्री में और ज्यादा बिजनेस हो। अगर हम एक सिंगल से बात करें तो देखा जाए तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है ऑन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर अगर देखा जाए तो पहले नील था, अब इसको 7.5% कर बढ़ा दिए कस्टम ड्यूटी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पर। अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो ये इनपुट कॉस्ट लगता है किसके अंदर, इंडस्ट्रियल केमिकल, सोप, डिटर्जेंट, बैटरीज, क्लियर, इन पर सभी पर लगता है, इवन यूजेबिलिटी होती है इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो इस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड 7.5% फ्रॉम 0%, क्लियर। देन आफ्टर ड्यूटी ऑन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का देखें तो गार्डन अम्ब्रेला को छोड़ दे तो इसकी रिवाइज कर दिया 20% से लेकर 20% भी रह सकती है, 60 रुपीज पर पीस भी रह सकती है अम्ब्रेला पर, क्लियर। और जितने भी ड्यूटेबल गुड हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं और पर्सनल यूज के लिए, उन पर ड्यूटी रिडक्शन कर दिया, 20% पहले थी 10% कर दिया, क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, जो भी पर्सनल यूज के लिए गुड्स थे उन पर ड्यूटी रिडक्शन कर दिया, 20% से 10% कर दिया, क्लियर। देन आफ्टर चेविंग टबैको, जो भी टबैको खाता है तो उसके लिए टैक्स एनहांस हो जाएगा, जो कि नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंट ड्यूटी लगती है, क्या है कि जैसे क्या होता है कि जो टबैको होते हैं, गुटखा होते हैं, इन पर टैक्स अब 1 मई से लगेगा, कितना, 60% हो जाएगा नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंट ड्यूटी, जो कि 25% अभी है, यार समझे मेरी बात को। तो ये 1 मई से जो चेविंग टबैको है उन पर भी टैक्स बढ़ जाएगा, जो ड्यूटी है नेशनल क्लैमिटी कंटीजेंट ड्यूटी। देन आफ्टर शी ऑल्सो प्रपोज टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ स्पेसिफिक इनपुट यूज फॉर processing seafood product for export from current 1% to 3% of, क्या है कि जैसे क्या है कि जो सी फूड एक्सपोर्ट करती हैं इसके लिए कई सारे इनपुट प्रोडक्ट की भी जरूरत पड़ती है, क्लियर। तो इनपुट प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसका परसेंटेज है 1%, और बढ़ा के कितनी कर दिया, 3% कर दिया, क्लियर, समझे, याद रखोगे, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमें सब सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। देन आफ्टर कस्टम प्रोसीजर और भी है, जो टाइम पीरियड है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या है, ये स्कीम है गवर्नमेंट की, जैसे किसी भी प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी कि हमारे इंडिया के फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट एनहांस करने के लिए ये स्कीम निकाली थी, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। इस स्कीम में क्या है कि जैसे कोई भी एक्सपोर्टर है जो भी अपना प्रोडक्ट बनाता है और उसे कई सारे इनपुट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, तो उस पर टैक्स रिडक्शन, इवन एग्जाम्पशन मिल जाएगा उसको, दैट इज कॉल्ड एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो क्या है कि टाइम पीरियड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम पर वो एक्सटेंड कर दिया है 1 ईयर, 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया है टाइम पीरियड उसके लिए। जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट, लेदर, टेक्सटाइल गारमेंट, लेदर एंड सिंथेटिक फुटवियर एंड अदर लेदर प्रोडक्ट, क्लियर। जैसे आप जानते हो कि अभी इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर, अपरेल सेक्टर, लेदर सेक्टर, फुटवियर सेक्टर बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इवन रिडक्शन होते जा रहे हैं, क्योंकि यूएसए में बड़े इंपोर्ट होते थे और यूएसए में 50% टैरिफ लगाया, तो उससे कई सारे सेक्टर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। तो क्या है, उनको रिलीफ देने के लिए ये कस्टम प्रोसीजर चल रहा है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, ये कस्टम प्रोसीजर जो जो चेंजेस हो रहे हैं, ये सिर्फ ओनली उन सेक्टरों को बेनिफिट देने के लिए जो सेक्टर ड्रॉबैक फेस कर रहे हैं फ्रॉम द यूएसए साइड, दैट इज 50% टैरिफ, क्लियर। चलते हैं देन आफ्टर फॉर बेटर यूज ऑफ कैपेसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट आर हिट बाय ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन। देखो जैसे आप जानते हो कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, ऐसे एरिया जहां पर कंपनी आती है, कई सारी फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, तो उन्हें टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन दैट वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन 2005, क्लियर। तो क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी कंपनी है वो ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन का, जो भी ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शन हो रहा है उससे प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उनको बेटरम की कैपेसिटी भी एनहांस करी जाएगी। उनको क्या करा जाएगा, वन टाइम मेजर टू कंसेशन ड्यूटी, क्या है, एक बार उनको कंसेशन ड्यूटी फैसिलिटी दी जाएगी, जिससे वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया जितने भी हैं
वहां पर अपने प्रोडक्ट को बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके, तो उससे क्या हुआ, कंसेशन मिलेगा ड्यूटी में। याद रखोगे, ये पॉइंट भी याद रखोगे। देन आफ्टर फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को आसान बनाने के लिए अप्रूवल रिक्वायर फॉर कार्गो क्लियरेंस, जो भी कार्गो क्लियरेंस के लिए अप्रूवल चाहिए होता है फ्रॉम कई सारी गवर्नमेंट एजेंसी से, जो वो भी इजीली सिंगल और इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो से मिल जाएगा, सिंगली मिल जाएगा। जैसा आप जानते हो कि आप कोई भी गवर्नमेंट का वर्क कराने जाते हो तो आपको कई सारे डिपार्टमेंट में एक्सेस करना पड़ता है, इवन कार्गो क्लियरेंस के लिए भी कई सारे डिपार्टमेंट में एक्सेस करना पड़ता है। क्लियर? बट गवर्नमेंट इस बार यूनियन बजट में पास कर दिया है कि जो भी कार्गो क्लियरेंस होगा, जो भी नीडेड है, क्लियर, तो उनको सिर्फ ओनली सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगा, एक जगह से ही सारा क्लियरेंस मिल जाएगा, इस यूनियन बजट में बोला है। हालांकि ये कस्टम प्रोसीजर चल रहा है ना, ये सिर्फ ओनली बेनिफिट देने के लिए उन सेक्टरों को जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फ्रॉम द यूएसए टैरिफ, दैट इज कॉल्ड एडिशनल 25% टैरिफ, वो की इंपोर्ट करने के कारण जो भी रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, समझे मेरी बात को। देन आफ्टर प्रोसेस एंड क्लियरेंस ऑफ फूड, ड्रग्स, प्लांट, एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट, ये सारे वही पॉइंट है। देखो मैंने आपको सिंपल समझा दिया, ये पूरे कस्टम जो प्रोसीजर है ना, ये सिर्फ ओनली बेनिफिट देने के लिए है, आप समझ लेना इनको, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। क्लियर? अपन आगे चलते हैं। कैपिटल मार्केट ये इंपोर्टेंट है। देखो कैपिटल मार्केट जानते हो, आप जानते होंगे कैपिटल मार्केट, जो भी शेयर मार्केट होता है दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में जैसे आप जानते हो कि एक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये टैक्स कब देना पड़ता है? जैसे मानिए कोई भी सिक्योरिटी इक्विटी खरीदती है, सिक्योरिटी खरीदती है, तो वो टैक्स देना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। एक और होता है कैपिटल गेन टैक्स। वो कैपिटल गेन टैक्स जब देना पड़ता है जब हम जो भी शेयर या इक्विटी बेचते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल गेन टैक्स। बट यहां पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की बात हो रही है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी एनहांस कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। अगर हम फ्यूचर और ऑप्शन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट है। फ्यूचर क्या होता है? देखो फ्यूचर जैसे मानिए बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर आपका इक्विटी या शेयर जो भी है, बॉन्ड है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव सॉरी बॉन्ड तो नहीं, डेरिवेटिव है जो भी तो वो बेचा जाएगा एक प्रिस्क्राइब प्री डिफाइंड डेट पर, प्री डिफाइंड प्राइस पर, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूचर। और ऑप्शन में देन आफ्टर मार्केट बेसिस होगा। क्लियर? अगर फ्यूचर की बात की जाए तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर पर वी कैन से 0.05% कर दिया है, जो कि पहले था 0.02%। कितना? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर पर 0.05% कर दिया है, जो कि 0.02% था। क्लियर? और अगर ऑप्शनल प्रीमियम की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया बोथ प्रपोज टू बी रेज्ड टू 0.15% कर दिया है, जो कि 0.1% था, और जो ऑप्शन अकेला है उसको कर दिया है 0.125%। समझे मेरी बात को? तो ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन पर डिफरेंट डिफरेंट रखे हैं। तो आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो फ्यूचर पे वो 0.05% हो गया है, और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन ऑप्शन है वो 0.1%, और ऑप्शन प्रीमियम पर 0.125%, नहीं सॉरी, ऑप्शन प्रीमियम पर 0.1% और ऑप्शन पर 0.125%। याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जैसे आप देख रहे होंगे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कई सारे जा रहे हैं, या एफपीआई कई सारा जा रहा है, और मैं आपको न्यूज़पेपर में पढ़ा भी चुका हूं कई बार कि जनवरी और फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना गया है एफपीआई। क्यों गया है? क्योंकि देखो जैसे मालूम है कि अभी रुपी डिप्रीशिएट होते जा रहा है, क्लियर, डॉलर के अगेंस्ट, और इसी वजह से क्या है, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो देख रहे हैं कि हमें ज्यादा मार्जिन प्रॉफिट नहीं हो पा, इसलिए वो आउटफ्लो करते जा रहे हैं और दूसरी कंट्री के शेयर में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। बट उनको अट्रैक्ट करने के लिए, हमारी कंट्री में अट्रैक्ट करने के लिए कई सारे ऑफर दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा, जो भी पर्सन हमारे इंडिया ओरिजिन का है और वो विदेश में रह रहा होगा, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। क्या? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। क्लियर? अगर बात की जाए कितना, तो लिमिट डिसाइड कर दिया है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर इंडिविजुअल PROI, मतलब पर्सन
पर्सन रेसिडेंस आउटसाइड इंडिया, इसमें 5% से 10% कर दिया। कितना? इंडिविजुअल के लिए कितना कर दिया? 5% टू 10%। और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट लिमिट देखी जाए तो इंडिविजुअल के लिए 24% फ्रॉम करंट 10%, 10% से 24% कर दिया। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ये शेयर मार्केट का मामला है, तो थोड़ा बहुत देख लीजिए, ज्यादा मतलब अगर आप इतना डीपली मत जाना, क्लियर, बस समझ लीजिए कितना परसेंटेज क्या हो गया है, क्लियर। एफपीआई तो आपको पता ही होगा, इवन लिमिट डिसाइड कर दिया इंडिविजुअल, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए लिमिट डिसाइड कर दिया, और वो एनहांस कर दिए लिमिट, बस इतना याद रखना, क्लियर। देन आफ्टर foreign minister also proposed to provide 100 crore incentive for single municipal bond, we can say issuance, clear। सिंगल म्युनिसिपल बॉन्ड इशुएंस क्या है कि जैसा आप जानते हो कि म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करे जाते हैं, इसलिए बॉन्ड तो आपको मैंने कई बार बता चुका है। अगर आपको बॉन्ड के बारे में जानना है, क्योंकि मेरे पे इतना समय नहीं है, लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बॉन्ड अगर जानना है तो आप मेरा इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको जो सिक्योरिटी मार्केट का लेक्चर है मेरा, आई थिंक 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसे मैंने आपको सारे कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल में समझाया, इवन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये सब चीज पढ़ाई है, तो वो बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करेगी। फिर ये जो बड़े हैं वो देख लीजिए, क्लियर। तो क्या है कि म्युनिसिपल बॉन्ड जो भी इशू करेगा उसको 100 करोड़ इंसेंटिव मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, अगर उसकी वैल्यू अबव 1000 करोड़ होगी, अबव द वैल्यू ऑफ 1000 करोड़ का बॉन्ड होंगे, इसकी वैल्यू म्युनिसिपल बॉन्ड की, तो उसको गवर्नमेंट 100 करोड़ का इंसेंटिव दी देगी, क्लियर। चलते हैं बनाने जब आईटी एक्ट, देखो अभी गवर्नमेंट ने 2025 में एक नया आईटी एक्ट निकाला था, क्या निकाला था? आईटी एक्ट 2025। और इस एक्ट को वी कैन से, इसके अंदर अभी तो मतलब ये अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएगा, ये आईटी एक्ट 2025 ये 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएगा। और ये किसको रिप्लेस करेगा? आईटी एक्ट 1961 को, आईटी एक्ट 1961 को रिप्लेस कर देगा, जिसको 6 डिकेड हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं। इवन ये कैसा क्यों करा जा रहा है? देखो क्या होता है कि जो इनकम टैक्स है, वो इनकम टैक्स जो लेमैन है उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो फिलअप नहीं कर पाते, कई सारे एजेंट के पास जाते हैं हम कि आप फॉर्म भर दीजिए, इवन वो कमीशन लेते हैं इस चीज को भरने का। तो क्या है कि इस चीज को रोकने के लिए, इवन सिंप्लीफाई करने के लिए, जो भी इनकम टैक्स फिलिंग होती है उसे सिंप्लीफाई, फॉर्म सिंपल हो जाए, तो ये जो आईटी एक्ट 2025 में इसमें फॉर्म को सिंपल कर दिया है, इवन सिंप्लीफाई कर दिया है, लेमैन पर्सन भी इजीली भर लेगा, और जितने भी नोटिफाइड जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो जल्दी ही पब्लिश हो जाएंगे, अभी डिटेल में नहीं पता है इसके बारे में, क्लियर। तो इजीली वो टैक्स भर लेगा। इवन ऑब्जेक्टिव टू मेक द डायरेक्ट टैक्स लॉ कॉन्साइज, लूसिड, इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंडेबल। कई सारे लॉ एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो इजीली समझ में नहीं आते हैं, तो सिंपल करने जा रही है गवर्नमेंट कि एवरी सिंगल पर्सन कैन फिल अप द इनकम टैक्स, क्लियर, इनकम टैक्स इजीली भर सके, और कई सारे बेनिफिट भी देने जा रही है, डायरेक्ट टैक्स इजीली भर सके, क्लियर। तो क्योंकि क्या है कि हमारा जो भी टैक्स इवेजन हो रहा है, जो भी टैक्स जा रहा है, चोरी हो रहा है, तो वो बच सकेगा। और कई सारे लोगों को नॉन इन्फॉर्म है कि कैसे भरना है टैक्स, इवन कई सारी गड़बड़ी होती है, तो हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। नाउ वी कम फॉरवर्ड, बैंकिंग सेक्टर। देखो बैंकिंग सेक्टर पर गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित द्वारा सेटअप करने जा रही है। क्या कि एक हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित द्वारा, जिसका काम होगा कि वो सेक्टर को अनेबल करेगी कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पैसा दे सके, जो बैंक होगी उसको अनेबल कर सकेगी कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो लैंडिंग कर सके, लोन दे सके, तो उनको वी कैन से हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। इवन कमेटी रिव्यू भी करेगी फाइनेंशियल सेक्टर को, इवन जो इंडिया का नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है उस पर भी डिस्कस करेगी, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सेफगार्ड, इंक्लूजन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये कई सारे वर्क होंगे हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। तो आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेट अप दी वन हाई लेवल कमेटी फॉर बैंकिंग ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। तो आपको ये मेंशन करके आना है, जिसका मेन मोटिव होगा अनेबल द सेक्टर टू लैंड डिफरेंटली, कई तरीके से लैंडिंग कर सके, जिससे हमारी इंडिया की ग्रोथ भी हो सके। लैंडिंग होगी, जो इन्वेस्टर होंगे उनको पैसा मिलेगा, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट भी हमारे इंडिया में एनहांस होगा,
जिससे कई सारे बेनिफिट होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी एनहांस होगी। परचेसिंग पावर कैपेसिटी एनहांस कैसे होगी? जब लोगों को पैसा आएगा तो उनके परचेसिंग पावर कैपेसिटी ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगी। इवन लिविंग स्टैंडर्ड भी चेंज हो जाएगा। लोगों पे पैसा आना बहुत जरूरी है, पैसा आदमी को चेंज कर देता है। क्लियर? देन आफ्टर कमेटी टू रिफॉर्म बैंक टू सूट विकसित भारत इज अ क्लियर कॉल टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। देखो क्या है कि जैसे आप जानते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें कई सारा इन्वेस्टमेंट हो सके, प्राइवेट इन्वेस्टर बिकॉज इक्विटी खरीद सके, तो इसे ये भी प्रमोट करेगी। इसका मेन मोटिव है कमेटी टू रिफॉर्म बैंक, बैंक के अंदर रिफॉर्म होंगे जिससे कई सारा प्राइवेटाइजेशन हो सके। इवन प्राइवेट बैंक जैसे आप जानते हो कि वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं करती। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? ऐसी लैंडिंग जो कि सोशल वर्क के लिए की जाती है, जैसे एजुकेशन के लिए, होम लोन के लिए, इवन रूरल एरिया में जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है। बट प्राइवेट जो बैंक होती है वो इस पर फोकस नहीं करती, वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा मोटिव देती है, प्रायोरिटी ज्यादा प्रॉफिट को देती है। तो ये भी कारण है कि उनको वी कैन से प्राइवेट बैंक वर्क फॉर प्रॉफिट, नॉट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। रूरल क्रेडिट एक्सेस नहीं हो पाता। फाइनेंशियल इंक्लूजन एरिया वेयर पब्लिक बैंक हिस्टोरिकली प्ले स्टेबलाइजिंग रोल। तो क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो होती है वो ज्यादा अच्छा रोल करती है इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। अगर देखा जाए तो रूरल ब्रांच जो है वो 98% विलेज में पहुंच चुकी है। अगर देखा जाए तो रूरल जो ब्रांच है, जो भी बैंक की ब्रांच है इन ग्रामीण एरिया में 98% विलेज को कवर कर चुकी है इंडिया की। तो देखो हमारे इंडिया में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा तो इसके कई सारे बेनिफिट भी होने हैं। Then after banking sector, वही है banking sector. Budget has proposed to restructure the Power Finance Corporation. Power Finance Corporation is a non-banking finance company. Non-banking finance company है, इसको भी रिस्ट्रक्चर करेगी। इवन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो वो भी एनबीएफसी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनको इफेक्टिव बनाएगी। इवन रिकमेंडेशन देगी कैसे इनको इफेक्टिव बनाया जाए और एनबीएफसी में क्या क्या चेंजेस करें जिससे इनकी वर्किंग कैपेसिटी एनहांस हो सके। क्लियर? तो यही कारण है। देयर आर डाटा सेंटर। देखो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि 2047 तक जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर इंडिया में डाटा सेंटर कोई भी सेटअप करता है, बड़े लेवल का डाटा सेंटर, तो उसको वी कैन से एक्सपांडिंग द सेफ हार्बर थ्रेशोल्ड टू 2000 करोड़ अलोंग साइड, तो टैक्स हॉलीडे मिलेगा। क्या मिलेगा? 2047 तक उसको टैक्स हॉलीडे मिलेगा अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर डाटा सेंटर सेटअप करता है इंडिया के अंदर। क्लियर? तो क्या है कि अब डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो कि अब हर चीज टेक्नोलॉजी बेस हो गई। क्या हो गई है? हर चीज टेक्नोलॉजी बेस हो गई है। अब वो जमाना गया। तो क्या है कि गवर्नमेंट भी सोच रही है कि हम समय के हिसाब से भी चेंज होते जाएं, नहीं तो हम बहुत बैकवर्ड हो जाएंगे। क्लियर? तो क्या है कि यूनियन बजट में ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि डाटा सेंटर सेटअप करे जाएंगे इंडिया के अंदर, और जो भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के अंदर डाटा सेंटर सेटअप करता है तो उसको 2047 तक टैक्स हॉलीडे मिलेगा। याद रखना। लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जैसे आप जानते हो कि एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव सेक्टर बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किस साइड से? वी कैन से यूएसए की साइड से, क्योंकि 25% और 25% अप्रोक्सीमेटली 50% टैरिफ हम फेस कर रहे हैं, और हमारे कई सारे टेक्सटाइल सेक्टर जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज भी डिस्ट्रॉय होते जा रही है। तो इसके लिए यूनियन बजट में बड़ा अच्छा काम किया है। टेक्सटाइल सेक्टर में अगर देखा जाए तो 25% जंप हुआ है बजट अलोकेशन। क्या हुआ है? पिछले साल से देखा जाए तो 25% बजट अलोकेशन ज्यादा हुआ है। क्लियर? एमएसएमई में भी डबल हुआ है। क्लियर? एमएसएमई में कितना हुआ है? डबल हुआ है। और टेक्सटाइल सेक्टर में 25% एनहांस हुआ है ना, 25%। और मैंने आपको इसका रीजन बताया क्यों गवर्नमेंट टेक्सटाइल सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर रही है। इसी वजह से कि जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फ्रॉम द यूएसए 50%, वो हम रिजॉल्व हो सके, इवन हमारा सेल्फ रिलायंस बन सके, हम आत्मनिर्भर बन सके। क्लियर? हम दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना हो सके। दूसरा, देन आफ्टर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वुड एस्टेब्लिश हाई टेक्नोलॉजी टूल रूम। क्या? जो सेंट्रल की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो हाई टेक्नोलॉजी टूल रूम सेटअप करे 2 लोकेशन पर एज डिजिटली अनेबल ऑटोमेटेड
सर्विस ब्यूरो दैट लोकली डिजाइन टेस्ट मैन्युफैक्चर हाई प्रिसिजन कंपोनेंट एट स्किल एंड लोअर कॉस्ट। क्या है कि ऐसे हाई टेक्नोलॉजी टूल रूम वी कैन से जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो सेटअप करे, जिससे हमारे इंडिया में भी वी कैन से क्या बन सके कि लोकली डिजाइन हो सके, टेस्ट हो सके, मैन्युफैक्चरिंग हाई प्रिसिजन कंपोनेंट भी बन सके और लोअर कॉस्ट पर। समझे मेरी बात को? देन आफ्टर a scheme for enhancement of construction and infrastructure improvement। क्या है कि ऐसी स्कीम भी प्रपोज करी जाएगी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाएगी, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई वैल्यू एनहांस हो सके, इवन टेक्नोलॉजिकली एडवांस इक्विपमेंट भी बन सके। मेरी बात को तो क्या एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को वर्क दे दिया है कि आप भी काम करो, जिससे क्या है कि हमारा कंट्री सेल्फ फाइनेंस हो सके to develop the equipment। clear? समझो मेरी बात को, चलते देन आफ्टर there was sum of 10,000 crore would be allocated during next 5 year और स्कीम ऑफ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आने वाले 5 साल में गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपीस वी कैन से इन्वेस्टमेंट करने वाली है, अलोकेट करने वाली है अगले 5 साल में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया का एक मिशन है कि शिपिंग सेक्टर और कंटेनर में भी हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है। तो क्या है कि ये यूनियन बजट हम कह सकते हैं कि यूनियन बजट का मेन मोटिव यही है कि विकसित भारत, विकसित भारत इसका मेन मोटिव मैंने बताया था कि यूनियन बजट पहले ही बोला था कि विकसित भारत बनना है, और इसमें अधिकतर आपको यही मिलेंगे पॉइंट जो इंडिया को विकसित भारत बनने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो क्या है कि इसका अगर कंक्लूजन निकाला जाए बजट का तो ये विकसित भारत पर पूरा डिपेंड है। चलते बनाएंगे प्रोग्राम टू प्रमोट स्पोर्ट्स गुड। स्पोर्ट्स गुड को प्रमोट करने के लिए जैसे अधिकतर स्पोर्ट्स गुड इंडिया में बनते थे वो यूएसए में एक्सपोर्ट होते थे, बट यूएसए ने 50% टैरिफ इंपोज करने के बाद कई सारा स्पोर्ट्स सेक्टर भी हमारा डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। तो इसी वजह से स्पोर्ट्स सेक्टर पर भी हम प्रमोट करेंगे, प्रोग्राम ऐसे बनाए जाएंगे और नेशनल फाइबर स्कीम भी बनाई जाएगी फॉर मैनमेड फाइबर, सिल्क, वुल, मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे, डेवलप करे जाएंगे फॉर वैल्यू एडिशन टू टेक्निकल टेक्सटाइल और टेक्सटाइल एक्सपांशन। ये पूरा कहानी क्या है कि इंडिया को विकसित भारत बनाना है और सेल्फ रिलायंस बनाना है, समझे। देन आफ्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी होंगी जिससे ट्रेडिशनल क्लस्टर विद कैपिटल सपोर्ट फॉर मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कॉमन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन सेंटर, ये कई सारे बनेंगे। क्लियर? देन आफ्टर नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम। देखो एक गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम भी जल्दी ही प्रपोज करेगी, जो कि वेवर और आर्टिसन जो भी हैंडलूम होते हैं, हैंडीक्राफ्ट होते हैं, उनको भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि वो भी उनको भी बेनिफिट मिल सके। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एमएसएमई पर और टेक्सटाइल सेक्टर पर फोकस करना है, और एमएसएमई यही है कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट जो भी लोकल प्रोडक्ट बनते हैं इंडिया के अंदर उनको भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने जा रही है। ये पूरी कहानी समझो, ये पूरा बजट सेल्फ रिलायंस पर घूम रहा है। इंडिया को वी कैन से आत्मनिर्भर बनाना है, ये पूरा बजट आत्मनिर्भर पर घूम रहा है, सेल्फ रिलायंस पर। देन आफ्टर महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव, जो कि खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टैक्स इको इनिशिएटिव वुड प्रमोट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल अपरेल। सामर्थ्य 2.0 वुड अपग्रेड द टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर एंड एमएसएमई फिर से अगेन है। देन आफ्टर बजट प्रपोज स्कीम टू रिवाइव 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, जो भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर है 200 उनको फिर से रिवाइव किया जाएगा, और क्रिएट डेडिकेटेड 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड। क्या है, 10,000 करोड़ का एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ग्रोथ फंड भी क्रिएट किया जाएगा, जो कि फ्यूचर चैंपियन और टॉप ऑफ द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड सेटअप इन 2021 with 2,000 करोड़ टू एनेबल माइक्रो यूनिट एक्सेस रिस्क कैपिटल। तो वही पूरी कहानी है कि फंड भी क्रिएट करा जाएगा, जिससे क्या है इंडिया के जो एमएसएमई सेक्टर है वो सेल्फ रिलायंस हो सके, इवन टेक्सटाइल सेक्टर भी सेल्फ रिलायंस हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। समझे मेरी बात को। देन आफ्टर ट्रेड रिसीवल डिस्काउंटिंग स्कीम भी प्रपोज करी है, जो कि पहले ही चल रही थी इंडिया में। उसमें जो भी सेटलमेंट होता है, जैसे क्या है कि इस स्कीम में क्या है, जो एमएसएमई होती है वो कई सारे प्रोडक्ट अपने बेचती है, क्लियर, बट उनको कैपिटल कुछ लेट बाद मिलता है। तो क्या है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि कैपिटल पहले मिल जाए, कैपिटल मतलब प्रोडक्ट को देने के बाद बाद ही एक प्लेटफॉर्म के जरिए उनको मिल जाता है। प्लेटफॉर्म भी है जिसको बोलते हैं
वी कैन से दैट्स अ TREDS प्लेटफॉर्म, जिसको ट्रेड रिसीवर डिस्काउंट स्कीम, इसमें कैपिटल देती है गवर्नमेंट, अगर इनवॉइस होता है तो वो स्कीम है। बायोफार्मा, देखो जैसा आप जानते हो कि कोरोना का इशू बड़ा आया था इंडिया में, 2019 और 20 पूरा कोरोना में बर्बाद कर दी। पूरा 2-3 साल जो पब्लिक के थे वो बर्बाद किए किसने? कोरोना ने। इवन कई सारे लोगों को पीछे कर दिया, बैकवर्ड कंडीशन में डाल दिया इस कोरोना ने। क्लियर? तो बायो फार्मा सेक्टर में भी हमें बड़ा फोकस करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि फॉरेन मिनिस्टर ने प्रपोज किया कि बायो फार्मा स्ट्रेटजी प्रपोज करी जाएगी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन विदाउट ऑफ 10,000 करोड़ का। क्लियर? तो अगले 5 साल में बायो फार्मा में रिसर्च करी जाएगी और 10,000 करोड़ का इसका आउटले है, जिसमें नॉलेज शेयर करी जाएंगी, टेक्नोलॉजी शेयर करी जाएंगी। बायो फार्मा शक्ति जो कि इकोसिस्टम डेवलप करेगी फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोजिक्स एंड बायोसिमिलर के लिए। क्लियर? देन आफ्टर डिसीजन टू फैसिलिटेट इनोवेशन रैंप अप प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल कम अगेंस्ट बैकड्रॉप। जैसा आप जानते हो कि इंडिया बहुत एफिशिएंट है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो क्या है फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और एनहांस करने के लिए, इवन एफिशिएंट बनाने के लिए बायो फार्मा पर भी गवर्नमेंट वर्क करेगी। यूनियन बजट में बायो फार्मा पर भी काम किया है। तो देखो लेक्चर बड़ा हो सकता है बट रिलीवेंट होगा। देन आफ्टर 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भी सेटअप करे जाएंगे। 3 नए न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च भी सेटअप करे जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग 7 फैसिलिटी है उनको अपग्रेड किया जाएगा। क्या अपग्रेड किया जाएगा? और 1000 एक्रीडेटेड इंडिया क्लिनिक ट्रायल भी साइड बनाई जाएंगी फ्रॉम पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ बायोफार्मा। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? देन आफ्टर स्ट्रेंथनिंग क्या सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को ही मजबूत किया जाएगा, जिससे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से वर्क कर सके इंडिया। और जितने भी, जैसे आपको मालूम है एमपी में अभी केस हुआ था, जो कोल्ड सिरप थी, कई बच्चों की मृत्यु हुई थी छिंदवाड़ा में। तो क्या गवर्नमेंट भी सोचने जा रही है कि ड्रग्स पे भी इंप्रूवमेंट किया जाए, जो भी फेक दवाइयां आ रही हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, इन पर कंट्रोल किया जाए। तो सीडीएससीओ को मजबूत किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिससे जो फेक ड्रग्स आ रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। मेरी बात को? देन आफ्टर कैंसर ड्रग, कैंसर ड्रग्स जैसे आप जानते हो कि कैंसर ड्रग्स के लिए वी कैन से गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी बहुत लगाती थी, बट अब गवर्नमेंट ने 17 कैंसर रिलेटेड ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दिया। कितनी कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया, फ्री कर दिया 17 कैंसर रिलेटेड ड्रग्स के लिए। और इसी के साथ 7 नए और रेयर डिसीज ऐड कर दिए लिस्ट एलिजिबल फॉर इंपोर्ट ड्यूटी एग्जाम्पशन ऑन ड्रग्स, मेडिसिन एंड फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस इंपोर्टेड फॉर पर्सनल यूज। इतना समझ में आया कि जो कैंसर रिलेटेड ड्रग्स हैं उन पर 17 ड्रग्सों पर एग्जाम लगा दिया। इवन इसी के साथ क्या करा कि कुछ ड्रग्सों को और लिस्टेड में ऐड कर दिया, लिस्ट में ऐड कर दिया, जो कि कस्टम एग्जाम्पशन होते हैं। इससे क्या है कि जैसे आप जानते हो कि अभी इंडिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बड़ी प्रॉब्लम है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? ऐसी डिसीज जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती, जैसे डायबिटीज है, देखते हैं आपको डायबिटीज है, डायबिटीज। क्लियर? तो डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, ये कई सारी बीमारियां हो रही हैं, कैंसर है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि इस पर भी फोकस करना स्टार्ट कर रही है। और इसी के साथ 1000 क्लिनिक ट्रायल भी सेटअप करेगी, उनको नेटवर्क जोड़ देगी और इवन जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसको और अपग्रेड करेगी, जिससे क्या है ड्रग्स पर रेगुलेट किया जा सके प्रॉपर तरीके से। समझ गए? और अलोकेट कितना किया है? हेल्थ मिनिस्ट्री को अलोकेट किया है 1.05 लाख करोड़ रुपीस। कितना अलोकेट किया है हेल्थ मिनिस्ट्री को? 1.05 लाख करोड़ रुपीस किया है, जो कि 6% हाइयर है प्रीवियस ईयर से। आयुष्मान भारत और पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 9,500 करोड़ रुपीस दिया जाएगा। देन आफ्टर 100 करोड़ प्रोविजन फॉर मेड फॉर ट्रेनिंग अलाइड हेल्थ केयर, जो भी प्रोफेशनल है, जो भी अदर डॉक्टर के अलावा भी होते हैं कई सारे प्रोफेशनल हेल्थ रिलेटेड, उनको भी ट्रेन किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ प्रोविजन कर दिया है। क्लियर? याद रखना। तो 1.5 लाख केयर गिवर विल बी ट्रेन, 1.5 लाख केयर गिवर को भी ट्रेन किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, उन पर प्रेशर कम होगा और लोगों को इवन एमबीबीएस में भी सीटें एनहांस करी जाएंगी, पोस्ट ग्रेजुएट में भी, सुपर स्पेशलिस्ट नर्सिंग सीट में भी
सीटें एनहांस करी जाएंगी। क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो लेक्चर बड़ा हो सकता है बट रिलीवेंट होगा, थोड़ा बहुत सुन लीजिए, स्पीड बढ़ा के सुन लीजिए। क्लियर? मेंटल हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ केयर की बात की जाए तो अभी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, 2 नए नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट सेटअप करने जा रही है। कहां पर? एक रांची में और एक तेजपुर में। कहां पर? रांची और तेजपुर में 2 मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट सेटअप करने जा रही है। इसी के साथ जो नए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस नॉर्थ इंडिया में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस भी सेटअप करने जा रही है गवर्नमेंट। तो मेंटल हेल्थ पर भी काम किया जाएगा। यूनियन बजट ने प्रपोज कर दिया कि 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक सेटअप करे जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका भी वी कैन से प्रमोशन, इवन कह सकते हैं कि उसका भी एनहांसमेंट हो सकेगा ट्रेडिशनल मेडिसिन का। जैसे आयुर्वेदिक जानते हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी प्रमोशन हो सकेगा इंडिया में। तो क्या है कि हर पर्सन एलोपैथी पर डिपेंड है तो उसका डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। क्लियर? अगर देखा जाए तो आयुष मिनिस्ट्री को अभी 4408.93 करोड़ रुपीस अलोकेट किया। अब लेबर मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो लेबर मिनिस्ट्री को कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, जितना पहले था उतना ही दिया है, 32,666 करोड़। क्लियर? तो क्या है कि और अगर देखा जाए तो 20,082.7 करोड़ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को मिला। तो लेबर मिनिस्ट्री में ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। रूरल डेवलपमेंट की बात की जाए तो आपको मालूम है अभी एक्ट पास हुआ था, नया एक्ट पास हुआ था जो कि नरेगा स्कीम को रिप्लेस किया था, तो उसको अलोकेशन ज्यादा मिला है। इस बार 43% हाइक हुआ है। अगर बात की जाए तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को अभी ज्यादा मिला है, बट अगर स्कीम की बात की जाए तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन को 95,692.31 करोड़ रुपीस दिया गया है। इवन 30,000 महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को मिला है, जो अभी पुरानी स्कीम में काम कर रहे हैं उनके लिए भी फंड अलोकेट कर दिया है। अगर टोटल बात की जाए तो टोटल कितना मिला है? टोटल मिला है 1,25,692.31 करोड़ रुपीस में मिला है। 1,25,693 करोड़ रुपीस मिला गया है। तो ये गवर्नमेंट के सारे टारगेट को एक्टिविस्ट जितने भी हैं वो उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है कि जो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है जो कि 125 डेज कर दिया है, वो कैसे अचीव होगा? गवर्नमेंट ने अलोकेशन कम करा है। क्लियर? तो यही कहानी है। अगर देखा जाए तो 8.65 करोड़ अभी एक्टिव जॉब कार्ड है एमजी नरेगा के अंदर, तो कैसे ये फुलफिल होगा 125 डेज का? क्लियर? देन आफ्टर जो 16th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए थे कि कम से कम पंचायत को 55,900 करोड़ रुपीस मिलना चाहिए, वो प्रॉपर उसके हिसाब से इतना फंड दिया गया है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। कोकोनट, कोकोआ और सैंडलवुड की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने अभी 350 करोड़ रुपीस अलोकेट कर दिए कोकोनट, कोकोआ एंड सैंडलवुड को। अगर बात की जाए तो अगर ट्रीज है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, नट आलमंड, वॉलनट, पाइन नट्स हिली रीजन पर विल ऑल्सो बी सपोर्टेड, ये भी सपोर्ट करे जाएंगे। इवन 30 मिलियन पीपल अगर बात की जाए तो अभी कोकोनट पर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड, और कोकोनट प्रपोज स्कीम भी करी है। इवन इसके साथ कई सारी ऐसी स्कीम है जिस पर फोकस नहीं किया गवर्नमेंट ने, जैसे कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन, मिशन ऑन पल्स, हाइब्रिड सीड्स, मखाना बोर्ड, फाइंड नो मेंशन इन यूनियन बजट। तो इन पर ज्यादा फोकस नहीं करा है, बट कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ, इन सभी पर फोकस करा है। इवन गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी निकाली है कोकोनट प्रमोशन स्कीम, जो कि बेनिफिट देगा कोकोनट को। अगर बात की जाए तो 30 मिलियन पीपल अभी डिपेंडेंस है कोकोनट पर फॉर देयर लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो यूनियन बजट ने अभी 1.3 लाख करोड़ रुपीस इसको दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.3 लाख करोड़ रुपीस मिला है। कितना है? 1.3 लाख करोड़। और इसी में फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की बात की जाए तो उसको 1.7 लाख करोड़ मिला है। कितना? 1.7 लाख करोड़। इवन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 1.3 लाख करोड़। अगर एक स्कीम है गवर्नमेंट की जिसमें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है टू द फार्मर, फाइनेंशियल हेल्प दे दी जाती है टू द फार्मर, जिसमें 6,000 रुपीज ट्रांसफर कराई जाती है
इंस्टॉलमेंट में फार्मर के अकाउंट में, तो उसको भी अलोकेशन मिला है। कितना मिला है? 63,500 करोड़। कितना? 63,500 करोड़। अगर एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन की बात की जाए तो वो 4.8% डिप हुआ है और अलोकेशन हुआ है 9,967.4 करोड़ रुपीस। क्लियर? देन आफ्टर यूनियन बजट ने अलोकेट अनाउंस किया कि 150 करोड़ रुपीस अलोकेट करे जाएंगे फॉर भारत विस्तार। और विस्तार क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स। क्या? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स। ये क्या है? मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि इंटीग्रेट करता है एग्री स्टैक पोर्टल को और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विद एआई सिस्टम। जैसा आप जानते हो कि इंडिया भी बड़ा प्रयास कर रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर में यूज करना, इसके लिए भी गवर्नमेंट बड़ा प्रयास कर रही है। यूनियन बजट में भी अलोकेट हुआ है फंड में। क्लियर? देन आफ्टर हम बात करते हैं गर्ल्स हॉस्टल एंड सी मार्ट। देखो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने जा रही है। क्या करने जा रही है? यूनियन बजट ने अनाउंस कर दिया कि वो वुमेन हायर एजुकेशन में मदद करेगी, वुमेन की हायर एजुकेशन में मदद करेगी, इवन एंटरप्रेन्योरशिप में भी मदद करेगी। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा। इवन इसी के साथ सी मार्ट भी डेवलप करा जाएगा। कम्युनिटी आउट जो कम्युनिटी इसको होल्ड करेगा, कम्युनिटी बेसिस का एक सी मार्ट भी डेवलप करा जाएगा। और सी मार्ट की बात की जाए तो फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट दैट विल फंक्शन एज अ कम्युनिटी आउट रिटेल आउटलेट। ये क्या है? कम्युनिटी बेस्ड रिटेल आउटलेट होगा और ये वुमेन बेस होगा। क्लियर? तो वुमेन के लिए क्या होने जा रहा है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनने जा रहा है। इवन इसके साथ एक सी मार्ट भी डेवलप करा जाएगा जिसका फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप मार्ट, जो कि कम्युनिटी आउट रिटेल आउटलेट की तरह काम करेगा। समझ गए? चलते बनाएंगे डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा फंड इस यूनियन बजट में डिफेंस सेक्टर को मिला है। अगर बात की जाए तो 7.85 लाख करोड़ रुपीस डिफेंस सेक्टर को दिया है। कितना? डिफेंस सेक्टर को दिया है 7.85 लाख करोड़ रुपीस। और बात की जाए तो ये जीडीपी का 2% है। अगर एस्टिमेटेड जीडीपी निकाली जाए तो 2% तो स्पेंड करा जा रहा है किस पे? डिफेंस सेक्टर पे। और अगर टोटल बात की जाए तो 14.67 ऑफ यूनियन गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर है, जो भी 14.67% तो डिफेंस सेक्टर पर खर्च करा जा रहा है। बट डिफेंस का सेक्टर एनहांस का हुआ है। जैसे आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और जो 4 डेज का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो हमें इंडिया की रियलिटी पता चली थी। क्या रियलिटी पता चली थी? कि हमारे डिफेंस सेक्टर में कई सारे लूप होल हैं और इस लूप होल को फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट बड़ा प्रयास कर रही है। चाहे वो उस सेल्फ लाइंस इन डिफेंस सेक्टर हो, चाहे वो स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर इन डिफेंस सेक्टर हो, तो वो हम हर तरीके से अपने आप को डिफेंस कैपेबल बना रहे हैं। इवन मिलिट्री कैपेबिलिटी एनहांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिलिट्री कैपेबिलिटी एनहांस कर रहे हैं। तो बात की जाए 20 इसमें से जो भी फंड दिया जाएगा 7.85 लाख करोड़ रुपीस, इसमें 27.95% तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करा जाएगा। क्लियर? 20.17 फॉर ऑपरेशनल सस्टेनेंस एंड प्रिपेयर्डनेस में, देयर आफ्टर 26.4% फॉर पे एंड अलाउंस। जितना भी पे करा जाता है डिफेंस मिनिस्टर को, डिफेंस सर्वेंट को, उसमें से 26.4% पे एंड अलाउंस करा जाएगा। 21.84% फॉर डिफेंस पेंशन के लिए और 3.64% फॉर सिविल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो याद रखना है ये इस तरीके डिवाइड करे गए हैं। क्लियर? देन आफ्टर 1.85 लाख करोड़ अलग रख दिया है फॉर कैपिटल एक्विजिशन। जो भी हम आर्म एंड एम्युनिशन इंपोर्ट करते हैं उसके लिए अलग से फंड रख दिया है। कितना? 1.85 लाख करोड़ रुपीस, जो कि 24% हाइयर है लास्ट ईयर से। और इसमें से कौन कौन से प्रोडक्ट? तो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन, स्मार्ट वेपन एंड स्पेशलिस्ट व्हीकल। तो ये कई सारे हम इंपोर्ट करेंगे। इवन हम मोस्टली फोकस कर रहे हैं सेल्फ लाइंस पर। अगर बात की जाए तो 75% ऑफ कैपिटल एक्विजिशन जितना भी हम एक्विजिशन करेंगे
तो 75% तो हम कोशिश करेंगे कि इंडियन कंपनियों से एक्विजिशन करें, क्योंकि क्या है कि इससे क्या होगा कि डिफेंस सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंस हो सके। समझे मेरी बात को। देन आफ्टर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस करा जाएगा। इवन जो सीनियर जो भी फोर्स के लोग हैं उनके हेल्थ डेवलपमेंट पर भी फोकस करा जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पेंशन एज बी सीन है नोटेबल इंक्रीज, और पेंशन भी एनहांस करी जाएगी। सेंसस, देखो आप जानते हो कि 2027 में सेंसस होने जा रहा है, जो कि पहला डिजिटल सेंसस है, इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है। अब इसके लिए कितना अलोकेट किया है, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री को कितना अलोकेट किया है, 2,55,233.53 करोड़ रुपीस होम मिनिस्ट्री को अलोकेट किया है, जिसमें से इंटेलिजेंस ब्यूरो को 2,889 करोड़ रुपीस दिया है बजट के अंदर। क्लियर। देन आफ्टर पॉपुलेशन सेंसस 2027 में होगा, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपीस अलोकेट कर दिया। कितने, और वाइब्रेंट विलेज को 300 करोड़ मिले। अब क्वेश्चन बनता है कि सर वाइब्रेंट विलेज क्या है। ये स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें क्या है कि जो भी विलेज अक्रॉस दी बॉर्डर होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट, इवन सिक्योरिटी दी जाएगी उनको, जो भी बॉर्डर एरिया के विलेज होते हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 300 करोड़ अलोकेट कर दिया। इंक्रीज इन अलोकेशन फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफ की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने अलोकेट कर दिया 5,040 करोड़ रुपीस। अमाउंट ऑफ 1,73,802.52 करोड़ सीएपीएफ को दिया है। क्लियर। सीएपीएफ मतलब वही है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए 5,040 करोड़ दिए है। इवन गवर्नमेंट ने अलोकेट कर दिया 450.54 करोड़ फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्स एंड क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के लिए। क्लियर। तो ये सही कई सारे अलोकेट किए। इवन 3,610.8 करोड़ जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो नक्सलाइट होते हैं, उसके उनसे वीकेंड सेफ गार्ड के लिए ये भी एक्सपेंडिचर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए 550 करोड़। अब इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है कि डाटा शेयरिंग अमॉन्ग पुलिस, जुडिशरी एंड जेल। क्लियर। तो क्या है कि ये स्कीम है गवर्नमेंट की एक तरीके से इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसमें 550 करोड़ अलोकेट कर दिया है। स्पोर्ट्स गुड्स की बात की जाए तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ था, जब 50% टैरिफ इंपोज हुआ था तो स्पोर्ट्स गुड्स डिस्ट्रॉय होते जा रहा था, क्योंकि क्या है कि स्पोर्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट है वो यूएसए में ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री को 1,000 करोड़ फंड एनहांस कर दिया इस बार यूनियन बजट में। अगर बात की जाए तो ओवरऑल बात की जाए तो 4,479.88 करोड़ रुपीस मिला है। और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कितना फंड मिला है, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिला है वीकेंड से 917.38 करोड़ रुपीस। क्लियर। तो याद रखना, क्लियर, नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी इवन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को भी फंड दिया गया है। नेशनल डॉप टेस्टिंग लेबोरेटरी को 23 करोड़, इवन नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को 20.3 करोड़ रुपीस। तो ये सारा फंड मिला है। इवन जैसे आप जानते हो कि जो भी ड्रग्स लेते हैं स्पोर्ट्स में, तो उन सभी को ये लेबोरेटरी चेक करती है, इवन उन्हें एंटी डोपिंग एजेंसी सजा देती है, तो इनको भी फंड दिया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम को भी 924.35 करोड़ मिला है। क्लियर, समझ गए मेरी बात को। देन आफ्टर वी कम ऑन द लाइव स्टॉक एंड फिशरी सेक्टर। अब लाइव स्टॉक और फिशरी सेक्टर को कितना फंड मिला है, देखो जैसा आप जानते हो श्रिम्प फिशिंग, जो श्रिम्प फिश है वो डिस्ट्रॉय होते जा रही है, इंडिया का एक्सपोर्ट डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। और आंध्र प्रदेश वी कैन से यूएसए में एक्सपोर्ट करती थी, और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा श्रिम्प फिशिंग का प्रोडक्शन करती है। तो बात की जाए तो यूनियन बजट ने भी प्रपोज कर दिया है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रेजोवर, 500 रेजोवर और अमृत सरोवर डेवलप करेगी इंडिया। क्या वी कैन से इस बार यूनियन बजट में 500 रेजोवर और अमृत सरोवर डेवलप करेगी। इसके लिए गवर्नमेंट फिशरी वैल्यू चेन को भी, कोस्टल एरिया में जो फिशरीज वैल्यू चेन है उसको भी एनहांस करेगी, जिससे क्या है फिशरीज का एक्सपोर्ट एनहांस हो सके। क्लियर। देन आफ्टर मार्केट लिंकेज स्टार्टअप वुमेन लीड ग्रुप एंड फिश फार्मिंग प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन विल बी अनेबल टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एंड इंप्रूव प्राइस रिलैक्सेशन। वही पूरी कहानी है। इवन एनिमल हस्बेंड्री को भी सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट,
जिससे क्या है कि ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट हो सके, इवन मिल्क का प्रोडक्शन एनहांस हो सके, और जो भी रिलेट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री से वो सारा प्रोडक्शन एनहांस हो सके, इसके लिए भी यूनियन गवर्नमेंट ने वीकेंड से अलोकेट किया है। अगर बात की जाए तो इनलैंड रेजोवर में हमारी इंडिया सबसे ज्यादा है। इनलैंड रेजोवर क्या होते हैं? ऐसे रिवर जहां से फिशिंग प्रोडक्शन करी जाती है, और बट ओशियन फिशिंग नहीं, वो इनलैंड वीकेंड से जो रिवर होती है, जो वीकेंड से क्लीन वाटर भी बोल सकते हैं। इनलैंड फिशिंग वही है कि जैसे रिवर में फिशिंग का प्रोडक्शन करना, दैट इज कॉल्ड लाइव स्टॉक एंड फिशरी। लाइव स्टॉक फिशरी द यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री, जो यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है उसको मिला है 6153.46 करोड़ रुपीज, जो कि एनहांस हुआ है 21%। क्लियर? तो ये कई सारे डिसीज प्रिवेंशन इनिशिएटिव भी निकाले जाएंगे जो कि फार्मर के असेट को एनहांस करेंगे, क्वालिटी लाइव स्टॉक आउटपुट भी देंगे। एजुकेशन की बात की जाए तो 5 यूनिवर्सिटी सेटअप होने जा रही है, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, जो कि जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और लॉजिस्टिक कॉरिडोर है उनके पास एक 5 इंडस्ट्रीज यूनिवर्सिटी टाउनशिप सेटअप होने जा रही है। तो जिससे क्या होगा कि एजुकेशन एनहांस होगी। इवन हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी क्या करेगी? इसका काम होगा कि सर्विस सेक्टर पर फोकस करना एज अ को ड्राइवर थ्रू विकसित भारत। जैसा आप जानते हो कि सर्विस सेक्टर ड्राइविंग इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो सर्विस सेक्टर पर फोकस एनहांस करना पड़ेगा। इवन एजुकेशन सेक्टर एनहांस होगा तभी सर्विस सेक्टर भी एनहांस होगा। समझे मेरी बात को? देन आफ्टर यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री गॉट 1.39 लाख करोड़। कितना मिला है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री को 1.39 लाख करोड़ रुपीस मिला है। अलोकेशन फॉर अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब को 3200 करोड़। ये समग्र शिक्षा अभियान को मिला है, केंद्रीय विद्यालय संगठन को भी मिला है, पीएम पोषण स्कीम को भी 2150 करोड़ मिला है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को 9885 करोड़ रुपीस दिया गया है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को। चलते अपन आगे। और बात की जाए तो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, मिनिस्ट्री क्या करने जा रही है कि कंटेंट क्रिएटर लैब सेटअप करने जा रही है। क्या करने जा रही है? कंटेंट क्रिएटर लैब। इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट है मैं बता दूंगा। कंटेंट क्रिएटर लैब सेटअप करने जा रही है अक्रॉस 15,000 सेकेंडरी स्कूल एंड 500 कॉलेज। तो उससे होगा क्या? इससे क्या है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग और कॉमिक सेक्टर भी एनहांस होगा। लोगों का वी कैन से इंटरेस्ट बढ़ेगा इन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर में। अगर बात की जाए तो कई सारे दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी सेटअप करे जाएंगे, जो कि डिजाइन एजुकेशन को एनहांस करेंगे ईस्टर्न इंडिया में। और टैक्स कलेक्शन भी वी कैन से रिडक्शन ऑफ टैक्स कलेक्टेड और सोर्स फ्रॉम 5% to 2% और परसुइंग एजुकेशन अब्रॉड। कोई भी पर्सन अब्रॉड में जाके एजुकेशन करना चाहता है तो उस पर टैक्स भी रिडक्शन कर दिया है 5% to 2%। याद रखोगे, ये की पॉइंट है, याद रखना। देन आफ्टर अपग्रेड करा जाएगा जो स्टेट काउंसिल है फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर टीचर ट्रेनिंग के लिए। क्लियर? देन आफ्टर सोशल जस्टिस एंड ट्राइबल अफेयर में क्या क्या चेंजेस हुआ? अगर सोशल जस्टिस की बात की जाए तो अभी इसको डिपार्टमेंट को फंड मिला है 13,687.59 करोड़ रुपीज। कितना मिला है? 13,687.59 करोड़ रुपीज। और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को दिया गया है 15,421.97 करोड़ रुपीज। अगर बात की जाए तो स्कॉलरशिप जो SC ST OBC के पीपल को दी जाती है उस पर ज्यादा फोकस कराए, और जो डी नोटिफाइड, नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक ट्राइब है इन पर भी फोकस कराए। इवन इकलम मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जो कि ट्राइबल स्कूल होते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, इसको भी अलोकेशन, हायर अलोकेशन किया है। इवन अटल वायु अभ्युदय योजना, जो कि सीनियर सिटीजनशिप के लिए योजना है, इसको भी अलोकेशन मिला है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, देखो जो भी डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने सोचा है, उसके लिए 2 नई स्कीम लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट। पहली है दिव्यांग जन कौशल योजना, दिव्यांग जन कौशल योजना, और दिव्यांग सरा योजना। ये 2 स्कीम लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट, जो कि एम्पावर करेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी। राइट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट ऑफ डिसेबिलिटी। क्लियर? तो ये कई सारी स्कीम, 2 स्कीम लॉन्च करने जा रही है। अलोकेशन अब बहुत हो गए, इवन आप देख लीजिए अलोकेशन, इवन मैं PDF भी डाल दूंगा इसकी, तो बेफिक्र रहिए। जल जीवन मिशन,
जल जीवन मिशन को इस बार 67,600 करोड़ मिला है। अगर रेयर अर्थ कॉरिडोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जानते हो कि चाइना अभी डोमिनेंस बना के रखी है रेयर अर्थ कॉरिडोर, वी कैन से मेटल पर, और चाइना किसी को भी रेयर अर्थ मेटल नहीं दे रही, और ये नेसेसरी हो गया इंडिया के लिए, इवन कई सारी कंट्री के लिए, कि वो रेयर अर्थ मेटल कैसे भी चाइना से ले, इवन खुद का प्रोडक्शन अनाउंस करे। क्योंकि अगर बात की जाए तो मोर देन 90% ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द रेयर अर्थ मेटल इज इन चाइना ओनली। क्लियर? तो क्या है कि इंडिया रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने जा रही है, जैसे जो मिनरल रिच स्टेट है उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, जिससे क्या हो कि हमारा माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल एनहांस हो सके। क्लीन एनर्जी, देखो गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन देने जा रही है इस यूनियन बजट में, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ क्लीन एनर्जी कंपोनेंट, जो भी क्लीन एनर्जी, जो सोलर एनर्जी कंपोनेंट बनते हैं इंडिया में, तो उनके इनपुट को इंपोर्ट करने के लिए उस पर कस्टम ड्यूटी एग्जाम करने जा रही है गवर्नमेंट। क्लियर? जैसे लिथियम आयन बैटरी, सोलर सेल, इन सभी को अगर इनके कंपोनेंट हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें ड्यूटी एग्जाम्पशन दिया जाएगा। कैसे? उनको ड्यूटी एग्जाम्पशन मिलेगा इस यूनियन बजट में। मेरी बात को अगर बात की जाए तो सोडियम एंटीमोनाइट, सोडियम एंटीमोनाइट जो कि सोलर ग्लास बनाने में काम में आता है, उस पर ड्यूटी नील कर दी है 7.5% से 0%। और बात की जाए तो लिथियम आयन सेल जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए बनाया जाता है, इसमें भी ड्यूटी एग्जाम कर दिया है। क्लियर? तो और सेंटर ने 20,000 करोड़ रुपीस अलोकेट कर दिया फॉर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए, जो कि आने वाले 2033 में 5 खुद के इंडिजीनस डिजाइन करे जाएंगे स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर। या आने वाले 2033 में इंडिया इंडिजीनियसली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सेटअप करेगी। और अगर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात की जाए तो 38,422 करोड़ मिला है। अलोकेशन फॉर एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इज अप बाई 8% टू 10,000 करोड़। अगर बात की जाए तो एटॉमिक एनर्जी रिसर्च पर 8% इंक्रीज हुआ है अलोकेशन, और 10,000 करोड़ मिला है। इवन प्रधानमंत्री सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना को भी 22,000 करोड़ मिला है। तो क्या है कि गवर्नमेंट अब क्लीन एनर्जी पर भी फोकस कर रही है, और इवन इसके साथ तो आप समझ रहे हो कि सबको अलोकेशन मिला है। लेक्चर बड़ा है बट रिलीवेंट है, टुकड़ों में देख लीजिए। क्लियर? देन आफ्टर सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, देखो क्या है कि यूनियन बजट में अनाउंस कर दिया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च कराए, जिसका अलोकेशन अनाउंस कर दिया 40,000 करोड़ रुपीस का, 40,000 करोड़ रुपीस। इसी के साथ गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी लॉन्च किया है, बट इसका आउटले अभी डिसाइड नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने कोई भी आउटले डिसाइड नहीं किया है, बट जल्दी ही सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च हो गया है। इवन इससे क्या है, सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन एनहांस होगा इंडिया के अंदर। इवन कार्बन कैप्चर स्टोरेज स्कीम, देखो जैसा आप जानते हो कि कार्बन इमिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्ल्ड फेस कर रहा है, इवन क्लाइमेट चेंज इससे हो रहा है। तो हम क्या है कि इसका सॉल्यूशन एक ही है कि कार्बन कैप्चर करा जाए, स्टोरेज। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम भी प्रपोज कर दी है, जिसके लिए अनाउंस 20,000 करोड़ अलोकेट कर दिया फॉर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज के लिए। क्लियर? देयर आफ्टर रेल कॉरिडोर की बात की जाए तो ये इंपोर्टेंट है। गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, गवर्नमेंट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने जा रही है, जो कि 5 साउथ इंडियन स्टेट को कनेक्ट करेगा। इसको 5 साउथ इंडियन स्टेट को कनेक्ट करेगा, जो कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। कितने? 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि लोकल 16 लाख करोड़ रुपीस पर बनेंगे। क्लियर? अगर बात की जाए तो कॉरिडोर किसको कनेक्ट करेंगे? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी सिलगुड़ी, ये सभी कनेक्ट करेंगे। इवन इससे क्या होगा कि उनका टाइम ट्रेवल जो होता है वो रिडक्शन हो जाएगा। समझे? देन आफ्टर कॉरिडोर विल बी 4,000 किलोमीटर। कॉरिडोर कितनी बड़ी होगी? 4,000 किलोमीटर लेंथ की होगी, जिसका आउटले होगा 16 लाख करोड़ रुपीस। अगर रेलवे की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2,78,030 करोड़ रुपीस दिया गया है।
इवन सेफ्टी रेटेड मेजर के लिए जो भी ट्रैक मेंटेनेंस, लोकोमोटिव कोच, रैपिड स्लो कवच, जो कि कवच क्या है, कवच जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इंडिया का इंडिजीनियसली है, इसके लिए भी अलोकेट कर दिया गवर्नमेंट ने 1,20,000 करोड़ रुपीस। अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसको अलोकेशन मिला है 3.09 लाख करोड़ रुपीस। इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे क्या होता है कि जैसे आप जानते हो कि ओशियन से शिप गुड्स ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, बट व्हाट अबाउट द गुड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। जैसे आप जानते हो कि वन स्टेट से अदर स्टेट ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें रोड, रेलवे की और एयरवे की जरूरत पड़ती है, जो भी रीजनल एयर कनेक्टिविटी होती है। बट क्या है कि हम पे इनलैंड वाटरवे नहीं है, रिवर के जरिए हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपना माल बेच सकें। तो इसलिए इंडिया क्या सोच रही है कि इनलैंड वाटरवे को भी प्रमोट करा जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कोस्टल शिपिंग यूनियन बजट फीचर सेवरल प्रपोजल, कई सारे प्रपोजल प्रपोज करे हैं जो कि कोस्टल शिपिंग और इनलैंड शिपिंग को एनहांस करेगा। क्लियर? तो जिससे कार्गो कैरिंग हो सके। इसके लिए 10,000 करोड़ का बोला है कि कंटेनर को बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ यूनियन बजट में अलोकेट कर दिए। इवन यूनियन के बजट ने, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव भी करा था 69,725 करोड़ पैकेज, जो कि इन्वेस्टमेंट करेगा स्टेट ऑन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, जो कि ओशन गोइंग मर्चेंट शिप भी खरीदेंगे। क्लियर? अगर बात की जाए इनलैंड वाटरवे की तो टोटल रोड रेल वाटर इंक्रीज फ्रॉम 6% टू 12%। तो क्या है, इनलैंड वाटरवे पर भी इंडिया फोकस करने जा रही है। जैसे ब्रह्मणी और महानदी नेशनल वाटरवे 5th है, इसको भी कनेक्ट किया जाएगा, जिससे क्या हो कि स्टेट टू स्टेट गुड्स ट्रांसपोर्ट हो सके बाय यूजिंग द इनलैंड वाटरवे। समझे? एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, देखो एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग पर भी फोकस करा जा रहा है, या जिससे क्या हो कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कनेक्टिविटी है वो भी एनहांस हो सके। क्लियर? तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस कर दिया कि इंसेंटिव दिया जाएगा, जो भी एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाता है उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके साथ साथ एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग, सी प्लान, ये कई सारे के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। इसी के साथ जो प्रपोज टू रिमूव 7.5% टू 15% basic custom duty currently applicable on component and part required for manufacture of civilian training and other craft। जो भी एयरक्राफ्ट बनाने में कंपोनेंट को हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, कितनी? 7.5% टू 15%। तो ये भी एग्जेम्प्ट कर देगी गवर्नमेंट, रिमूव कर देगी, जिससे हमारे इंडिया में एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग, इवन एयरक्राफ्ट बन सके, तो कई सारे हमारे एरोस्पेस में इवन एनहांसमेंट हो सके सेक्टर का। ये मेरी बात को। देन आफ्टर बुद्धिस्ट सर्किट, देखो गवर्नमेंट जा रही है कि टूरिज्म को भी एनहांस किया जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाने जा रही है, जिससे जो नॉर्थ ईस्ट की कई सारी स्टेट है उनको कनेक्ट किया जाएगा और बुद्धिस्ट का टूरिज्म को भी एनहांस किया जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट का यूनियन बजट में इस बार बुद्धिस्ट सर्किट भी बनाने जा रही है, याद रखना। देन आफ्टर बुद्धिस्ट सर्किट में, जैसे आप मैं बता ही दिया कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को कनेक्ट किया जाएगा, जिससे बुद्धिस्ट का टूरिज्म बढ़ सके। इवन जो हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइड है, 15 आर्कियोलॉजी साइट को भी डेवलप किया जाएगा, जैसे लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, ले पैलेस को भी डेवलप किया जाएगा। और यही कारण है, तो टूरिज्म ट्रेड है, यही यूनियन बजट था। हालांकि लेक्चर बहुत बड़ा है, तो धीरे धीरे देखना, पेशेंस के साथ देखना। क्लियर? तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।